दोस्तों, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो रहा है और पूरी दुनिया इस पर करीब से नजर रखे हुए है। सालों की रिलेंटलेस वॉर, ब्रॉटे सिविलियन कैजुअलिटीज, तबाह हुए शहर, सैंक्शंस, प्रोपागेंडा और बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के बाद रशिया और यूक्रेन के डेलीगेशंस एक बार फिर बातचीत के लिए बैठ रहे हैं। इस बार इस्तांबुल, तुर्की में। मकसद एक पॉसिबल सीज फायर। लेकिन ट्विस्ट यह है कि यह सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है। यह बातचीत यूक्रेन द्वारा रशियन टेरिटरी के अंदर एक बहुत बड़े और अनप्रेसिडेंटेड ड्रोन अटैक के ठीक एक दिन बाद हो रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि रशिया अचानक पीस टॉक्स के लिए क्यों तैयार हो गया है। चलिए समझते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। टाइमिंग, स्ट्रैटेजी, असली जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस और सबसे जरूरी बात, इस ब्रूटल वॉर के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए उस शॉकिंग इवेंट से शुरू करते हैं जिसने यह सब ट्रिगर किया। रविवार को यूक्रेन ने वॉर की शुरुआत के बाद से अपना सबसे बड़ा ड्रोन ऑफेंसिव किया। 100 से ज्यादा ड्रोन्स रशिया के अंदर कई रीजन्स पर लॉन्च किए गए। सिर्फ फ्रंट लाइंस के पास ही नहीं, बल्कि मॉस्को समेत बड़े रशियन शहरों और टाटरस्तान में ऑयल फैसिलिटीज तक। कई की टारगेट्स को निशाना बनाया गया। क्रस्नोदार रीजन में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यारोस्लावल में फ्यूल डिपोज को नुकसान पहुंचा। मॉस्को के फाइनेंशियल सेंटर के पास धमाकों की खबर आई। रशियन डिफेंस सिस्टम्स ने कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट तो किया, लेकिन सभी को नहीं। यह इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन के पास अब रशिया में कहीं भी स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है, सिर्फ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज या बॉर्डर जोन्स में ही नहीं। और यह क्रेमलिन के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है, क्योंकि प्रोपेगेंडा के बावजूद रियलिटी यह है कि रशिया का इंटीरियर अब सेफ नहीं है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब वल्नरेबल है। लोगों में डर बार आचा रहा है और पुतिन के लिए यह पॉलिटिकल रिस्क है, खासकर डोमेस्टिक इलेक्शन से पहले और एक ऐसी वॉर को लेकर बढ़ते डिस्कंटेंट के बीच जिसके लिए कई रशियंस ने कभी साइन अप नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे, तुर्की ही क्यों? इस्तांबुल में पीस टॉक्स क्यों हो रही हैं? यह रैंडम नहीं है। प्रेसिडेंट एर्डोगन के नेतृत्व में तुर्की ने पूरे वॉर के दौरान रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ संबंधों को केयरफुली बनाए रखा है। इसने यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई किए हैं और साथ ही मॉस्को के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शंस में शामिल होने से भी इनकार किया है। बेसिकली यह उन कुछ देशों में से एक है जिस पर दोनों पक्ष अब भी भरोसा करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बातचीत किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से नहीं हो रही है। यह इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों पक्ष मैसिव प्रेशर में हैं। चलिए टाइमिंग को देखते हैं। यूक्रेन हाल के महीनों में वेस्टर्न वेपन्स की कमी का सामना कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से एड पैकेजेस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से डिले हो गए थे। दूसरी ओर रशिया मिलिटरीली खींचा हुआ है, इकोनॉमिकली आइसोलेटेड है और अब पहली बार अपनी ही जमीन पर बार बार हो रहे अटैक से जूझ रहा है। तो भले ही कोई भी पक्ष पब्लिकली यह स्वीकार नहीं कर रहा है, दोनों ही एग्जॉस्टेड हैं। सिर्फ मिलिट्रीली ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली भी। और यहीं पर तुर्की सामने आता है, एक न्यूट्रल ग्राउंड ऑफर करते हुए, जहां दोनों पक्ष अपनी इज्जत बचाते हुए बाहर निकलने का रास्ता तलाश सकें। चलिए डिमांड्स की बात करते हैं। अब तक रशिया और यूक्रेन दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग हैं। यूक्रेन क्राइमिया समेत पूरी टेरिटोरियल रेस्टोरेशन चाहता है। रशिया उन टेरिटोरीज की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहता है जिन्हें उसने एनेक्स किया है, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और जापोरिज्जिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये छोटी डिमांड्स नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट विजन्स हैं। लेकिन बात इंटरेस्टिंग यहां होती है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि महीनों से बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, चुपचाप इंटरमीडियरीज के जरिए। और अब इस्तांबुल में हो रही पब्लिक सीज फायर टॉक्स एक दूसरे की रेड लाइंस को टेस्ट करने का पहला कदम हो सकती है।
उदाहरण के लिए, क्या यूक्रेन टेम्परेरी डिमिलिटराइज्ड जोन्स के लिए सहमत हो सकता है? क्या रशिया फिलहाल टेरिटोरियल क्लेम्स पर रोक लगाने के लिए सहमत हो सकता है? क्या डिस्प्यूटेड एरियाज में न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स या यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की कोई पॉसिबिलिटी है? अभी यह सब स्पेकुलेशन है, लेकिन यह फैक्ट कि दोनों पक्ष मेजर एस्केलेशंस के बाद भी बातचीत के लिए बैठ रहे हैं, यह दिखाता है कि कुछ हद तक डेस्परेशन है और शायद कॉम्प्रोमाइज करने की एक छिपी हुई इच्छा भी। चलिए एक सेकंड के लिए इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यह वॉर सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल पावर डायनामिक्स के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, चाइना और भारत जैसे देश भी बातचीत के इस नए दौर पर करीब से नजर रखे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक स्टेबल यूरोप चाहता है, खासकर 2024 के यूएस इलेक्शन से पहले। यूरोप एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है और एक फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहता है। चाइना रशिया के साथ अपना ट्रेड बनाए रखना चाहता है, बिना वॉर में कंप्लिसिट दिखे। भारत ने अब तक न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखा है, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल से फायदा उठाते हुए, लेकिन वह भी लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है। दूसरे शब्दों में, ग्लोबल प्लेयर्स किसी न किसी तरह के रेजोल्यूशन या कम से कम डी एस्केलेशन के लिए दबे तौर पर दबाव डाल रहे हैं। यह सिर्फ शांति के लिए शांति की बात नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है। चलिए सीधी बात करते हैं। सीज फायर का मतलब पीस नहीं होता। अगर टेम्पररी सीज फायर पर सहमति बन भी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वॉर खत्म हो गई। इसका सिर्फ मतलब है लड़ाई में एक पॉज। इसे ऐसे समझें, सीज फायर पॉज बटन दबाने जैसा है, स्टॉप बटन नहीं। असली चैलेंज उस पॉज को पॉलिटिकल सॉल्यूशन में बदलना होगा। लेकिन इतिहास हमें बताता है, वॉर आमतौर पर बैटलफील्ड पर खत्म नहीं होती, वे नेगोशिएटिंग टेबल पर खत्म होती हैं। और अभी जब रशिया और यूक्रेन दोनों के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट खो रहे हैं और इकोनॉमिक लिमिट्स का सामना कर रहे हैं, तो यह शायद सालों में एक एक्चुअल शिफ्ट के सबसे करीब है। तो आगे क्या होगा? अगले कुछ हफ्तों में इन बातों पर नजर रखें। 1. इस्तांबुल टॉक्स का आउटकम। क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या दोनों पक्ष बातचीत छोड़कर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे? 2. वेस्टर्न रिएक्शंस, खासकर यूएस और नेटो से। अगर वे टॉक्स को सपोर्ट करते हैं तो इससे मोमेंटम मिल सकता है। अगर वे कॉम्प्रोमाइज को डिस्करेज करते हैं तो प्रोग्रेस रुक सकती है। 3. ऑन ग्राउंड मिलिट्री एक्टिविटी। अगर एक्चुअल सीज फायर होता है तो हम ट्रूप मूवमेंट्स को कम से कम टेम्पोरेरीली रुकते हुए देखेंगे। और आखिर में मीडिया नैरेटिव्स दोनों पक्ष आउटकम को अपनी जीत के तौर पर स्पिन करने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री, सॉवरेंटी और सिक्योरिटी गारंटीज जैसी लैंग्वेज पर करीब से नजर रखें। संक्षेप में, हेडलाइंस पर नहीं, पैटर्न्स पर ध्यान दें। असली सिग्नल्स हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। दोस्तों, इस वॉर में अब तक 5 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। मारियुपोल, बखमुट और खरकीव जैसे शहर लगभग पहचाने नहीं जा सकते। इकोनॉमीज टूट चुकी हैं, परिवार बिखर गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ दिन यूरोप का भविष्य तय कर सकते हैं।